हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जे3 ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 13। अगर ये आपका फर्स्ट इंटरेक्शन है मेरे साथ तो पिछले वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 to 35 क्वेश्चंस। ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एक 250 वोल्ट रेंज के वोल्टमीटर के अंदर गारंटेड एक्यूरेसी एरर हमें गिवन है 2% ऑफ द फुल स्केल रीडिंग। अब जब हम मेज़र करेंगे उससे 150 वोल्ट, तो उस टाइम पे उसमें परसेंटेज ऑफ एरर कितना आएगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि गारंटेड एक्यूरेसी एरर होता क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को खरीद कर लेके आते हैं तो उस टाइम पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन उसके अंदर कितना एरर प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम एरर वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, उस चीज़ को बोला जाता है गारंटेड एक्यूरेसी एरर। अब ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ये हमें गिवन है 2% ऑफ फुल स्केल, यानी 2% फुल स्केल कितना होगा, 250 वोल्ट गिवन है हमें। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2% यानी कि 250 वोल्ट का 2% कितना होगा, 5 वोल्ट। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि परसेंटेज ऑफ एरर निकालनी है जब हम 150 वोल्ट को मेज़र करेंगे। तो यानी कि 150 वोल्ट को जब हम मेज़र करेंगे तो उस केस में 5 वोल्ट उसका कितना परसेंट होगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो ये निकल के आएगा यहाँ पर 3.33%। तो इसका आंसर होगा बी। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो थिन लैमिनेशंस यूज़ की जाती है किसी भी मशीन के अंदर, वो किस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। तो होता क्या है कि किसी कोर को पूरी को यूज़ करने की बजाय हम उसके पतले पतले लैमिनेशंस जोड़कर उसे यूज़ करते हैं। तो इसका कारण ये है कि इससे इसका इफ़ेक्टिव एरिया जिसके अंदर जो एडी करंट सर्कुलेट करता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब एरिया जब रिड्यूस हो जाएगा तो यानी कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो थिन लेमिनेशन यूज़ करने के पीछे कारण है वो कारण है एडी करंट लॉसेस को कम करना। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस को दोनों को कंबाइंडली बोला जाता है आयरन लॉसेस, और उन्हें और भी नामों से जाना जाता है जैसे कॉर लॉसेस, फील्ड लॉसेस, एक्साइटेशन लॉसेस एंड पल्सेटिंग लॉसेस। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके आरएससी में पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखते हुए चलनी है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पूछा गया है कि ब्रशेज और इसके एप्लीकेशंस गिवन है, गिवन पेयर्स में से कौन सा पेयर करेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि कार्बन ब्रशेज यूज़ की जाती है नॉर्मल रेटिंग्स वाली मोटर्स के अंदर, और इलेक्ट्रो ग्रेफाइट किया जाता है लार्ज रेटिंग की मोटर्स के अंदर, और कॉपर ग्रेफाइट की ब्रशेज यूज़ की जाती है लो वोल्टेज हाई करंट डेंसिटी वाली मोटर्स के अंदर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक 4 लेयर ट्रांसमिशन लाइन हमने यूज़ करी है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड्स की वैल्यू पूछी गई है। अब नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कोर है, इसके चारों तरफ जो कंडक्टर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है स्ट्रैंड्स। तो ऐसी इसके कोर के ऊपर लगी हुई है 4 लेयर्स। अब 4 लेयर्स लगी हुई है तो नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड्स हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है n = 3x² - 3x + 1। इसके अंदर x है नंबर ऑफ़ लेयर्स जो हमें गिवन है 4। तो जब हम इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे n = 3 × 4 का स्क्वायर - 3 × 4 + 1। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 37। तो इसका आंसर होगा 37 यानी कि सी। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि रिलेटिव एरर किसे कहा जाता है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, ये रेशियो होता है एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर होता है मेजर्ड वैल्यू जो हम मेज़र कर रहे हैं माइनस ट्रू वैल्यू, तो ये चीज़ कहलाती है एब्सोल्यूट एरर। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा कि रिलेटिव एरर क्या चीज़ होती है। अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रिकमेंड हो। ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें यहाँ पर गिवन है एक 3 लेयर वाला ACSR कंडक्टर, और उसके अंदर हर स्ट्रैंड की जो डायमीटर है वो हमें गिवन है D। तो इस केस में हमें टोटल डायमीटर पूछा गया है ACSR कंडक्टर का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डायमीटर निकालने का वो होता है 2x - 1 × D। यहाँ पर जो x है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ़
लेयर्स। जो डी है वो डिनोट कर रहा है डायमीटर ऑफ द ईच स्ट्रैंड। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2 इंटू 3 लेयर गिवन है -1 और हर स्ट्रैंड का डायमीटर डी गिवन है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 - 1 यानी इक्वल्स टू 5D। तो इसका जो डायमीटर होगा वो होगा 5D। तो इसका आंसर होगा डी। आई होप सभी को समझ में आया होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी इसी तरह सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझाया। अगर आपने नहीं देखे तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम गिवन है और इसके अंदर हमसे पूछा गया है 3 ओम रजिस्टर के अंदर वैल्यू ऑफ द करंट। तो यहाँ पर हमें करंट सोर्स गिवन है 5 एम्पियर। अभी यहाँ पर जाएगा तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा करंट डिवीज़न रूल। करंट डिवीज़न रूल लगाने के लिए तो हमें यहाँ पर करंट निकालना है 3 ओम वाले रजिस्टर के अंदर। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 5 जो करंट की वैल्यू जो आ रही थी इनटू जिस ब्रांच के अंदर हमें करंट की वैल्यू निकालनी है उसके अपोजिट ब्रांच को यहाँ पर ऊपर लिखना है और नीचे दोनों का समेशन लिखना है, यानी 2 + 3। अब 2 + 3 हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 2 एम्पियर। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। इसका सही आंसर होगा ए। फिर देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर बोला गया है कि 2 कंडेंसर हैं जिनकी कैपेसिटी है 2F यानी 2 फैरेड और 3 फैरेड। ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज़ के अंदर, जबकि इनके साथ एक थर्ड कंडेंसर है जो 1 फैरेड का है, वो कनेक्टेड है पैरेलल में। तो इसका रिजल्टेंट कैपेसिटी कितनी होगी? तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसका डायग्राम ड्रॉ करना होगा। वो कुछ इस टाइप का बनेगा। देखिए एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। वो कुछ इस टाइप का बनेगा कि पहले 2 फैरेड के साथ 3 फैरेड वाला सीरीज़ में और उन दोनों के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है 1 फैरेड। तो ये 2 फैरेड का है, ये 3 फैरेड का है और ये 1 फैरेड का है। तो सबसे पहले हमारे को सीरीज़ वाले कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2F सीरीज़ में है 3F के साथ, यानी 3 फैरेड के साथ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होता है सीरीज़ के केस में वो निकल के आता है C इक्वलेंट 1/C1 + 1/C2। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 1/2 + 1/3। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 6/5 फैरेड। अब जो 6/5 फैरेड निकल के आया है ये पैरेलली कनेक्टेड है 1 फैरेड के साथ। तो हम इसका एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर 6/5 फैरेड आया है, अब ये पैरेलली कनेक्टेड है 1 फैरेड के साथ। जो C इक्विवेलेंट आता है पैरेलल के केस में वो निकल के आता है, ये जो हमारा अभी पहले निकल के आया C इक्विवेलेंट 1 + C3। दोनों को मैंने अलग करने के लिए ये चीज़ ली है। इस चीज़ को हम मान लेते हैं यहाँ पर C इक्विवेलेंट 1, यहाँ पर हमने इसको माना है C3। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 + 6/5 फैरेड, जब हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 11/5 फैरेड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, 11/5 फैरेड। आई होप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम 2 कैपेसिटर्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उस केस में हमारा टोटल कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? वो इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है या फिर रेसिप्रोकल हो जाता है, या इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था, जब भी हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं किन्हीं भी 2 कैपेसिटर्स को तो उनके कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं, और जब भी कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ ऐड होंगी तो उस केस में टोटल कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा ए। आई होप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि 2 रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड है किसी स्टेबल वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, यानी कि यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसके अक्रॉस ये कनेक्टेड है दोनों रजिस्टर्स पैरेलली। जब हम R2 की वैल्यू को हाफ करेंगे तो R1 के अक्रॉस करंट और पावर के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा? यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कुछ ये बोलना चाह रहा है कि R2 की वैल्यू को अगर अपन हाफ कर देंगे तो उस केस में R1 के अक्रॉस जो करंट है और जो पावर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि वोल्टेज पैरेलली कनेक्टेड है दोनों रेजिस्टेंस के साथ। तो अगर हम R2 की वैल्यू को वेरी भी कर दें तो उस केस में R1 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो वोल्टेज सोर्स है वो पैरेलली कनेक्टेड है। तो जब R1 के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा तो I1 की वैल्यू सेम रहेगी
और जब I1 की वैल्यू सेम रहेगी तो जो पावर होती है वो होती है I1 का स्क्वायर इंटू R1। तो जब I1 चेंज नहीं हुआ तो पावर भी चेंज नहीं होगी, तो वो भी सेम रहेगी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि बोथ करंट एंड पावर आर कांस्टेंट। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक कैपेसिटर के अक्रॉस जब हम एक स्क्वायर वेव को लगाएंगे तो उसके आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा उस वेव फॉर्म की शेप क्या होगी। तो जो आउटपुट का जो वोल्टेज होता है किसी भी कैपेसिटर का वो बराबर होता है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। और यहाँ पर हमें आई की वैल्यू क्या बोली है, एक स्क्वायर वेव। और जब भी हम स्क्वायर वेव कनेक्ट करेंगे तो जो आउटपुट में निकल के आएगी वो निकल के आएगी ट्रायंगुलर वेव। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी। अब आई होप आप में से किसी को जानने की थोड़ी बहुत इच्छा होगी कि ये होता कैसे है, तो मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, इस तरीके से गिवन है स्क्वायर वेव। एक आरसी नेटवर्क होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब उसके अंदर होता क्या है कि जब हम शुरू में जब वोल्टेज वेव फॉर्म को कनेक्ट करते हैं तो जब वोल्टेज, जैसे कि आपको इस फिगर के अंदर गिवन है कि जब वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट है तो उस केस में क्या होगा कि रजिस्टर के थ्रू कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। और जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो आउटपुट होता है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर थोड़ा सा टिल्टेड वे में होती है स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए जो इसका आउटपुट आ रहा है वो कुछ इस हिसाब से आ रहा है। और जब ये इसके अक्रॉस चार्ज हो जाएगी और जब स्क्वायर वेव की वैल्यू 0 पे आ जाएगी 100 मिली सेकेंड वाले केस पे, तो उस केस में क्या होगा कि ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और जब ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो वोल्टेज नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो वेव बनेगी वो बनेगी ट्रायंगुलर वेव। तो इसलिए इसका आंसर है बी, ट्रायंगुलर वेव। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। तो इस डायग्राम के अंदर हमें जब रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। और जब हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो हमें कुछ इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर हमें करना क्या है कि 1.2 एंड 4.8 वाले टर्मिनल को पैरेलल को सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 0.9 ओम। और कुछ इस तरीके का सर्किट हमें देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर हम जब सीरीज़ में सॉल्व कर लेंगे 0.9 और 1.2 को तो सीरीज़ में दोनों ऐड हो जाएंगे। और जब सीरीज़ में ऐड हो जाएंगे तो इसका आएगा 2.1। और फाइनली जो डायग्राम हमें देखने को मिलेगा वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर यहाँ पर 2.1 और 3.6 दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। और पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट निकाला जाता है वो निकाला जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसके अंदर यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 1/2.1 प्लस 1/3.6। और जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 1.326, यानी ऑलमोस्ट बराबर होगा 1.35 ओम के। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है ट्रांजिएंट करंट किस वजह से प्रोड्यूस होता है। तो ट्रांजिएंट होता क्या है, ट्रांजिएंट एक सडन चेंज होता है सिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूस होता है किसी भी फॉल्ट की वजह से या रिमूवेबल ऑफ द हैवी लोड की वजह से, यानी कि हैवी लोड को हम अगर रिमूव करें तो उस केस में। तो ये प्रोड्यूस होता है जब हम किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं। क्योंकि जो कैपेसिटर होता है उसके अक्रॉस वो सडन चेंज इन वोल्टेज को होने नहीं देता है, जबकि इंडक्टर के केस में वो सडन चेंज इन करंट नहीं होने देता है। यानी कि जो मिनिमम टाइम चाहिए होता है इन चेंजेस को होने के अंदर, उस चीज़ को कहा जाता है पीरियड ऑफ ट्रांजिएंट ऑपरेशन। और जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन इंडक्टर या कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हैं और सडन चेंज इन लोड हो जाता है तो उस केस में इनको टाइम चाहिए होता है उसको कॉप अप करने के अंदर। तो इसलिए जो ट्रांजिएंट प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स की वजह से। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एनर्जी मीटर के अंदर वो कौन सी कॉइल होती है जिसके अंदर सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में करंट चलता है। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो प्रेशर कॉइल है वो पैरेलली कनेक्टेड है सप्लाई से, तो इसलिए जो करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल इसके अंदर चलता है। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा बी, प्रेशर कॉइल। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है अर्थिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू फॉर लार्ज पावर स्टेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है 0.5,
इसके अलावा आपको 3-4 चीज़ों की वैल्यू भी याद रखनी है। जैसे पावर स्टेशन के केस में तो आपको पता ही है 0.5 होती है। EST सब स्टेशंस के लिए ये होती है 1 ओम। 33 kV सब स्टेशंस के लिए जो होती है वो होती है 2 ओम। इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये होती है 5 ओम। और टावर फुट रेजिस्टेंस के केस में ये होती है 10 ओम। तो आपको ये चारों चीज़ें भी पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि गिवन में से कौन सी टाइप की वायरिंग इंटरनल वायरिंग के नाम से जानी जाती है, यानी इंटरनल वायरिंग का टाइप होता है। तो जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की होती है क्लीट वायरिंग, और ऐसी होती है कंडुइट वायरिंग, और इस टाइप की होती है CTS वायरिंग। और ये तीनों टाइप की वायरिंग्स को हम इंटरनली यूज़ करते हैं। तो ये तीनों ही इंटरनल वायरिंग्स का पार्ट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है D, A, B एंड C। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम डोमेन कौन से ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड होते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है बोथ लाप्लास एंड फोरियर इंटीग्रल्स, क्योंकि इन दोनों के केस में हम टाइम डोमेन की प्रॉपर्टीज़ को फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है D। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि वेवफॉर्म जो होती है आर्मेचर MMF की इन केस ऑफ DC मशीन, उसकी शेप कैसी होती है। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा C, ट्रायंगुलर। इसके अलावा आपको 2 चीज़ें और याद रखनी है कि जो मेन फ्लक्स होती है, मेन फ्लक्स की जो शेप होती है वो होती है फ्लैट टॉप्ड। आर्मेचर फ्लक्स की जो होती है शेप वो होती है सैडल टाइप। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे RSCB के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको वही सब क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो RSCB के लिए रेलेवेंट है, तो आप इन सेशंस को अच्छे से देख, और अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ओके, देन इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि स्प्लिट फेज मोटर के बजाय अगर हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को यूज़ करें तो उस केस में स्टार्टिंग टॉर्क के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को यूज़ करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो एंगल होता है इसके बीच में, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में, वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है साइन अल्फ़ा के। और अल्फ़ा कौन सा एंगल है, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच का एंगल है। अब जब ये बढ़ेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क भी तो बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा A, हाइयर स्टार्टिंग टॉर्क। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर होता है हाइयर स्टार्टिंग टॉर्क। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ओके, देन इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि EMF जो होता है वोल्टेज सोर्स का, उसे हम और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो EMF क्या होता है कि जब हम किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर EMF इंड्यूस होता है। और जब EMF इंड्यूस हो जाता है तो अगर उसके पास लोड कनेक्टेड है तो लोड के पास करंट जाएगा, और जब लोड के पास करंट जाएगा तो उसके अंदर ड्रॉप्स होंगे, और ड्रॉप होने के बाद में जो यहाँ पर वोल्टेज अपीयर होगा वो कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। तो जब इसके अंदर लोड कनेक्टेड नहीं होगा तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज बराबर होगा इंटरनल इंड्यूस वोल्टेज के, यानी कि EMF के। तो EMF बराबर हो जाएगा उस केस में टर्मिनल वोल्टेज के। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है B, इंटरनल वोल्टेज व्हेन नो लोड इज़ अप्लाइड। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि किस थ्योरम के थ्रू हम नंबर ऑफ वोल्टेजेस, यानी बहुत सारे वोल्टेज और करंट सोर्स अगर हमें गिवन हो तो हम उसे कंबाइंडली एक सिंगल वोल्टेज या करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकें। तो उस केस में हम कौन सी थ्योरम यूज़ करेंगे। तो उस केस में जो थ्योरम यूज़ की जाएगी वो होगी मिलबैन थ्योरम। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज को हमने कन्वर्ट करके एक सिंगल सोर्स में इसके थ्रू कन्वर्ट कर दिया है। अब इस केस के अंदर जो R इक्विवेलेंट निकल के आता है वो, जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से निकल के आता है। और जो E इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट वोल्टेज जो निकल के आता है उसके लिए हम I इक्विवेलेंट को R इक्विवेलेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि रोटेटिंग पार्ट DC मोटर के केस में कौन सा होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आर्मेचर, यानी कि DC मोटर के केस में आर्मेचर होता है रोटेटिंग पार्ट। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है जिसके साथ आपको एग्ज़ाम के अंदर वो कंफ्यूज कर सकता है
कि सिंक्रोनस मोटर्स के अंदर कौन सा रोटेटिंग पार्ट होता है। तो सिंक्रोनस मोटर्स के अंदर रोटेटिंग पार्ट होता है फील्ड वाइंडिंग, जबकि स्टेशनरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस याद रखना है। ओके नाउ इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि योक और आर्मेचर के बीच में जो एयर गैप होता है वो हमेशा स्मॉलर क्यों रखा जाता है। तो इसके पीछे कारण ये है कि एयर गैप जो होता है वो रिलक्टेंस का काम करता है किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, और जितना ज़्यादा एयर गैप होगा उतना ही ज़्यादा रिलक्टेंस होगा। तो अगर हमें फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा करवाना है योक से आर्मेचर के बीच में, तो उस केस में हमें एयर गैप को कम रखना होगा। तो इससे फिर क्या फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, टू अचीव द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो स्पीड होती है डीसी मोटर की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है। जो ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला होता है के फाई ओमेगा एम, या फिर हमें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं के फाई एन, जिसमें एन है स्पीड, फाई है फ्लक्स। तो जो एन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है ई के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है फाई के। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा ए, यानी कि स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बैक ईएमएफ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के। तो आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी मोटर के केस में आयरन लॉसेस होते हैं वो कौन से वाले पार्ट में होते हैं। तो डीसी मशीन के अंदर योक जो होता है वो योक यानी जो आउटर पार्ट, आउटर कर्विंग होती है, वो भी फ्लक्स को कैरी करती है, और वो फ्लक्स कितना होता है 5/2। तो इसलिए उसके अंदर आयरन लॉसेस होते हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि आयरन लॉसेस के अंदर इंक्लूड होते हैं हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। तो ये दोनों कहलाते हैं आयरन लॉसेस। तो योक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं आयरन लॉसेस, जबकि आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग को तो हम लैमिनेटेड रखते हैं, तो इसलिए इनके केस में ये लॉसेस इतने ज़्यादा नहीं होते। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा ए, द योक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी शंट मोटर की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, अगर हमें उसे रिवर्स करना है यानी अपोजिट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो अगर हमें डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो हमें उसके आर्मेचर कनेक्शंस को रिवर्स करना होगा, यानी कि जो पहले पॉजिटिव से कनेक्ट था उसको नेगेटिव से, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट करना होगा। अब इसके अंदर एक सी ऑप्शन भी गिवन है। तो जब भी हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं किसी भी फील्ड सर्किट के अंदर, तो उससे हम उसकी स्पीड ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा ए। तो आई होप ये सेशन सभी को अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था। इसके अंदर पूछा गया है कि रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर सीरीज़ आरएलसी सर्किट के अंदर जो वैल्यू ऑफ करंट होती है वो इनमें से किस एलिमेंट के द्वारा अफेक्ट होती है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ए, रेजिस्टेंस। कई लोगों ने इसका आंसर कमेंट किया था, और जिन लोगों के सही जवाब है उनके नाम है कृति अग्रवाल, नीरज मिश्रा, जिग्नेश प्रजापति, आरती राय, हर्ष देशवाल, गुंजन बैरवा, प्रवीण जलवानिया, वेदी शर्मा, विद्या दुबे। और ये है आपका आज के लिए क्वेश्चन। इसके अंदर पूछा गया है कि फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन केस ऑफ डीसी जनरेटर क्या होता है। तो इसका आंसर आपको करना है कमेंट। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तो इसका आंसर आपको देना होगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आई होप आपको इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरह आगे भी नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमें ऐसे इंकरेज करने के लिए, आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू गाइज़।